हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पंचायती राज सिस्टम की जो बाकी बचे हुए आर्टिकल थे उनको ख़त्म करेंगे। कुल 4 आर्टिकल बचे हुए हैं। 243 के तक हम पढ़ चुके थे। अब हमको आज के बाद एल एम एन ओ पढ़ना है। ये 4 आर्टिकल हमको पढ़ना है जो कि एल से लगाकर ओ तक है। अब इसमें क्या है कि आर्टिकल 243 एम हम पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो जो 3 आर्टिकल है, कौन से वाले, एल एन और ओ, उनको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए आर्टिकल 243 एम या आर्टिकल 243 ड जो है, इसमें ऐसा लिखा गया है कि कुछ कतिपय क्षेत्रों में पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं होगा। वो कौन से क्षेत्रों में, कुछ सर्टेन एरिया ऐसे होंगे जहां पर आप जो है पंचायती राज सिस्टम को लागू नहीं कर सकते। ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, 243 एम में लिखा गया है। अब आपको यहां समझने के लिए देखना है इनको कि ये कहां कहां नहीं लागू हो रहा है। देखो सबसे फर्स्ट वाला जो है, इसमें लिखा गया है अनुच्छेद 244, आर्टिकल 244। आर्टिकल 244 में ये लिखा गया है कि भारत के जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं या जनजातीय क्षेत्र हैं, उन राज्यों में किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू होंगी, वो सारा जो कार्रवाई है, कानूनी जो प्रक्रिया है, वो कहाँ लिखी गई है, अनुच्छेद 244 में लिखी गई है, 244 में। तो कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 244 के अंतर्गत जो भी चीज़ें, जो भी राज्य हैं, वहाँ पे पंचायती राज संविधान सिस्टम जो है वो लागू नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा का जो ए है, दूसरे में क्या लिखा गया, दूसरे की हेडिंग मैंने नहीं लिखी है। दूसरे की हेडिंग ये थी कि इन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। तो आप चाहो तो दूसरे की हेडिंग लिख सकते हैं कि इन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, और उस हेडिंग के नीचे फिर क्या आ जाएगा, आपका पॉइंट ए आ जाएगा। पॉइंट ए में क्या लिखा गया है, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में ये सिस्टम लागू नहीं होगा। 3 राज्य कौन कौन से हो गए आपके, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में पंचायती राज का जो सिस्टम है वो लागू नहीं होगा। ये काय में लिखा गया है, 2 के ए में लिखा गया है। ये आपको 2, 1, 2, 3 याद नहीं भी हो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 2 के बी में क्या लिखा गया है कि मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में भी लागू नहीं होगा। मणिपुर का कुछ क्षेत्र तो है, जो दूसरा वाला क्षेत्र है जो पर्वत को छोड़ के है, हिल के आसपास का जो एरिया है, वहाँ तो लागू नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा जो प्लेन एरिया है वहाँ पर लागू होगा। समझे आप बात को, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं होगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि वहाँ पे ऑलरेडी जिला परिषदें काम कर रही हैं। मणिपुर के हिल एरिया में ऑलरेडी वहाँ की डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग जो है, जिला परिषद जो है, वो ऑलरेडी काम कर रही है, इसलिए वहाँ पर पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं है। मणिपुर में तो लागू है, लेकिन मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में जिला परिषद काम कर रही है, इसलिए वहाँ पर पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं है। और क्या, और तीसरे की हेडिंग भी वही बन जाएगी कि इन क्षेत्रों में भी लागू नहीं होगा। तो उस इन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, 3 की हेडिंग आपको लगानी है, इन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। और फिर ए में क्या क्या चीजें हैं, पश्चिम बंगाल का एक जिला है, पश्चिम बंगाल का जिला है दार्जिलिंग, उस दार्जिलिंग जिले में भी लागू नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पे दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद काम कर रही है। कौन काम कर रही है, वहां पर पंचायत की जगह दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद काम कर रही है। कहां पर, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में। तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भी पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां पर दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद काम करती है पंचायत की जगह। ये बात समझ में आई आपको। उसके अलावा तीसरे के बी में ये लिखा गया है कि इसका दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसका, ये जो संवैधानिक करने की जो प्रक्रिया है, इसमें जो पहले से चली आ रही व्यवस्था है, दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद जो है, उसकी जो भी पर्टिकुलर पावर है, उस पर इस आर्टिकल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा किस में लिखा गया है, जो हमारा 243 एम जो है, उसके 3 के भाग 2 में, बी में ये चीज का उल्लेख किया गया है। मैं ऊपर से एक बार फिर रिपीट करता हूं और उसके बाद हम इसको समझेंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या समझा कि आर्टिकल 243 एम में ये लिखा गया है कि कुछ कतिपय क्षेत्रों में, भारत के कुछ हिस्सों में, कुछ सर्टेन एरिया में पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं होगा। और कहाँ नहीं होगा, फर्स्ट वाले में है अनुच्छेद 244, भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 में फर्स्ट में लिखा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो कानून व्यवस्था होगी वो इस प्रकार से होंगी। और 244 के सेकंड में लिखा गया है कि जनजातीय क्षेत्रों में जो कानून व्यवस्था होगी वो, या फिर प्रशासनिक व्यवस्था जो होगी वो इस प्रकार से होगी।
ये चीज़ 244 में लिखी गई है। तो जो भी चीज़, जो राज्य 244 के अंदर में आते हैं वहाँ पे लागू नहीं होगा, पहली बात। दूसरे में क्या है, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में भी लागू नहीं होगा। मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में लागू नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे जिला परिषदें काम करती हैं। उसके अलावा पश्चिम बंगाल का एक जिला है दार्जिलिंग, वहाँ पे भी लागू नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद काम करती है पंचायत की जगह। उसके अलावा क्या लिखा गया है, इसका दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस आर्टिकल का या इस आर्टिकल में जो भी क्लोज हैं उनका ये जो अपना दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद जो है इसकी शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं इसको। फोर्थ के ए में क्या लिखा गया है कि फोर्थ के ए में ये लिखा गया कि अगर आपको 2A में लागू करना है तो आपको क्या करना है, 2A में आपको लागू करना है तो क्या करना है। 2A मतलब क्या, देखो 2 कहाँ है, 2 ये रहा। 2 का A क्या है, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। बात समझ पा रहे हो, 2 का A क्या है, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। तो इस 4 के A में क्या लिखा गया है, इस 4 के A में ये लिखा गया है कि यदि आपको 2A में, यानी कि कहने का मतलब है मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में यदि आपको लागू करना है तो उसकी प्रोसेस ये है कि विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करना होगा। विधानसभा में उस राज्य की विधानसभा को एक प्रस्ताव बनाना होगा और उस प्रस्ताव के लिए सब लोग रेडी होना चाहिए, बहुमत का 100%, सभी लोग उसमें रेडी होना चाहिए। देन जिस दिन उस कानून को लागू करने के लिए, उस प्रस्ताव को लागू करने के लिए वोटिंग हो, उस टाइम पे 2/3 उस टाइम पे 2/3 लोग उपस्थित रहने चाहिए। जो भी उस विधानसभा के मेंबर होंगे वो लोग उपस्थित होना चाहिए। और साथ में उपस्थित रहने से काम नहीं चलेगा कि हाथ खड़ा कर दिया, साथ में वोटिंग भी करनी होगी। 2/3 को साथ में वोटिंग भी करना होगी। तो हम क्या समझे, हम ये समझे कि 4th A में ये लिखा गया है कि 2A में, यानी कि मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में यदि पंचायती राज सिस्टम को लागू करना है तो उन पर्टिकुलर राज्यों की विधानसभाओं को एक प्रस्ताव लाना होगा जिसमें सभी लोग सहमत होने चाहिए। उसके अलावा 2/3 लोग उस टाइम पे प्रेजेंट भी होना चाहिए और वो वोटिंग भी करें। ये कंडीशन है। अगर ऐसा प्रोसेस फुलफिल हो जाती है पूरी तरीके से तो फिर इन राज्यों में भी, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की जा सकती है। बात समझ पाए। उसके बाद 4th के B में क्या लिखा गया है, 4th के B में ये लिखा है हमने कि 1 में, है ना, 1 में इन द सेंस क्या, ये 1 जो है, 1 में क्या है, अनुच्छेद 244। तो कहने का मतलब ये है कि इस 4th के B में ये लिखा गया है कि अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत जो भी राज्य आ रहे हैं वहाँ पे अगर पंचायती राज व्यवस्था लागू करनी है तो कौन करेगा, संसद करेगा। संसद एक कानून बनाएगी और उस कानून के माध्यम से क्या करेंगी, जो ये फर्स्ट वाला है यानी कि अनुच्छेद 244 फर्स्ट और सेकंड, ये जो राज्य इसमें इसके आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं उनमें कौन लागू कर सकती है, संसद लागू कर सकती है। कैसे लागू कर सकती है, एक कानून बना के लागू कर सकती है। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आर्टिकल 368 थोड़ा आप समझिए। 368 में इस बात का उल्लेख है कि भारत के संविधान में जितने भी कानून अब नए बनाए जाते हैं वो संवैधानिक संशोधन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, संविधान के संशोधन कहलाते हैं। तो इसमें उस बात का उल्लेख है कि 368 में इस बात का उल्लेख है कि भारत की सरकार जब चाहे कभी कोई कानून बना सकती है जो कि संविधान के संशोधन कहलाएगा, वो इसके अंतर्गत लिखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि संसद जो ये कानून बनाएगी वो उसके अंदर नहीं जाएगा, यानी कि ये कानून तो बनेगा लेकिन ये संवैधानिक संशोधन नहीं कहलाएगा। इतनी सी बात का मतलब है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि 1 में यानी कि अनुच्छेद 244 के अंतर्गत जो राज्य आ रहे हैं वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू तो हो सकती है। वो कैसे लागू होगी, संसद एक कानून बनाएगी लेकिन वो कानून संविधान का संशोधन नहीं कहलाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया है। अब हम अगला आर्टिकल पढ़ते हैं। तो अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 243L। आर्टिकल 243L कहिए या आर्टिकल 243 कहिए, एक ही बात है। इसमें क्या लिखा हुआ है, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, यानी कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से लागू होगी, वो सारी बातें कौन से आर्टिकल में लिखी गई है, 243L में। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें यह लिखा गया है कि आप संघ राज्य क्षेत्रों में यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था लागू तो कर सकते हैं लेकिन आपको भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि उसमें जो बातें कही गई है उसके अनुसार उसको लागू करना होगा। कौन सा अनुच्छेद, 239। भारत के संविधान में
एक अनुच्छेद है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 239। आर्टिकल 239 क्या कहता है? आर्टिकल 239 ये कहता है कि राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार ये निर्णय कर सकता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में वो किसी भी व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर सकता है। वो जैसा चाहे उस प्रकार से वो जो है क्या कर सकता है, केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो बगल के किसी राज्य के, बगल के राज्य के राज्यपाल, राष्ट्रपति चाहे तो बगल के किसी राज्यपाल को उसके पास वाले केंद्र शासित प्रदेश की कमान सौंप सकता है, वहाँ का उसको प्रशासक बना सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति एक ही टाइम पे एक राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक भी हो सकता है। जिस राज्य का वो राज्यपाल है उसके सारे निर्णय लेने का जो अधिकार होगा कानूनी रूप से, या जो ज़्यादा पावर होगी वो मुख्यमंत्री के पास होगी, लेकिन उस राज्यपाल के पास जो केंद्र शासित प्रदेश का वो प्रशासक है वहाँ के सारे निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार जो है राज्यपाल को होगा। आपको बात क्लियर हो रही है इतनी? मतलब हमने क्या दो बातें देखी हैं कि 243 एल या ठ के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्रों में यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत राज व्यवस्था को लागू तो कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 239 का ध्यान रखा जाएगा। आर्टिकल 239 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को केंद्र शासित प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटर या फिर प्रशासक या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये सभी एक ही बात है, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग नाम से इनको अपॉइंट किया जाता है। तो उनको क्या कर सकते हैं, प्रशासक या मेन जो मुखिया है उसको नियुक्त कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि 239 का ध्यान रखना है? 239 में वो जो व्यक्ति होगा जिसको राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे केंद्र शासित प्रदेश में, उसी के पास सारी की सारी पावर होगी। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है कि राज्यपाल और यहाँ लिखा गया है प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर। इसका क्या मतलब है? यानी कि जो पंचायती राज का संविधान है, पंचायती राज का जो संविधान है उसमें जहाँ जहाँ भी राज्यपाल वर्ड यूज़ किया गया है, जहाँ जहाँ भी राज्यपाल वर्ड यूज़ किया गया है, केंद्र शासित प्रदेशों के केस में वहाँ पे वो किसको रिप्लेस करेगा? वो प्रशासक को रिप्लेस करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिप्लेस करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर को रिप्लेस करेगा। जिस केंद्र शासित में प्रदेश में जैसा व्यक्ति होगा उसको वो रिप्लेस करेगा। जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब कि क्या होता है, गवर्नर मतलब कि उपराज्यपाल। तो जो बातें संविधान में, पंचायत के संविधान में राज्यपाल को लेके कही गई है, वो केंद्र शासित प्रदेशों में किसको रिप्लेस कर देगी? उपराज्यपाल को कर देगी। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि राज्यपाल अनुशंसा करते हैं राज्य वित्त आयोग का गठन करने के लिए। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल की अनुशंसा के माध्यम से किया जाता है। और राज्य वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है? ताकि वो उस राज्य में जितनी भी पंचायत है उनको फंड प्रोवाइड कर सके, उनको पैसा प्रोवाइड कर सके विकास कार्यों के लिए। तो एज इट इज़ इस केस में केंद्र शासित के प्रदेशों में क्या होगा, ये सारी की सारी पावर जो राज्यपाल के पास है पावर, ये किनके पास हो जाएगी? जो भी वहाँ का प्रशासक है उसके पास हो जाएगी। इस बात का सिर्फ ये मतलब था कि राज्यपाल जहाँ भी रहेगा वो डायरेक्टली किसको रिप्लेस कर देगा? प्रशासक को रिप्लेस कर देगा। संविधान के अंदर जो बातें राज्यपाल के ऊपर कही गई है वो सारी प्रशासक के रूप में लागू हो जाएंगी। ऐसे ही एज इट इज़ एक और बात कही गई है कि पंचायत के संविधान में जहाँ जहाँ भी राज्य वर्ड का उल्लेख किया गया है, केंद्र शासित प्रदेशों में वो केंद्र शासित को रिप्लेस कर देगा। ये बात आपको क्लियर है? तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 243 एल में केंद्र शासित प्रदेशों या संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था लागू होगी या नहीं होगी, उसके बारे में बात की गई है। तो होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, लेकिन क्या करना होगा? आर्टिकल 239 जो है हमारे भारत के संविधान का, उसका ध्यान रखना होगा। आप समझ गए होंगे इतनी बात। यहाँ से सिर्फ इतना ही है और इस आर्टिकल से कोई क्वेश्चन नहीं आया है फिलहाल तक। तो जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो क्या क्या बन सकते हैं? जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं कि आर्टिकल 239 और आर्टिकल 243 का क्या रिलेशन है, ये बन सकता है। एक क्वेश्चन डायरेक्टली ये बन सकता है कि आर्टिकल 243 एल जो है या ठ जो है वो किससे संबंधित है।
है ना, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरी बात चाहो तो ये भी बन सकता है कि राज्यपाल जो अब हमारा पंचायत राज का जो संविधान है वहाँ पर जहाँ जहाँ भी राज्यपाल लिखा गया है और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये राज्यपाल वर्ड किसको रिप्लेस करेगा, तो फिर आपको ऑप्शन पिक करना है कि ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ऑप्शन में प्रशासक आ सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर आ सकता है, वैसे तो दोनों एक ही बात है, लेफ्टिनेंट गवर्नर आ सकता है ना, जो भी वहाँ पे आ जाए, या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत व्यक्ति ऐसा भी आ सकता है ऑप्शन। तो आपको वो चूज करना है अपने दिमाग के अकॉर्डिंग। जो मेन जो मुख्य बातें थी वो हमने समझी इसकी। अब हम चलते हैं आगे। आर्टिकल 243N, आर्टिकल 243N को आर्टिकल 243 ढ भी बोलते हैं। इसमें क्या लिखा गया है कि पहले से चली आ रही व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। इस लाइन का क्या मतलब है, देखिए ऐसा तो है नहीं कि पंचायत राज व्यवस्था जो है 1973 वाला हमने जो बिल पढ़ा था और वो जब लागू हुआ उसके बाद से ही जो है चालू हुई मध्य प्रदेश में या कहीं भी हमारे भारत के राज्यों में। कब पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज दिवस जो है मनाया जाता है। इससे पहले भी, इस डेट से पहले भी पंचायत राज व्यवस्था पहले से चली आ रही थी। अपने अपने ग्रामों में अपने अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई नियम कायदे कानून चले आ रहे थे। यदि कोई व्यक्ति उन गाँवों में कुछ क्राइम करता था तो आपस में पंच लोग बैठ के ही ये तय कर लेते थे कि इसको सज़ा क्या मिलनी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब ये लागू हुआ, पंचायती राज व्यवस्था जब लागू हुई, तो फिर उन राज्यों में जहाँ पहले से कोई ना कोई व्यवस्था चली आ रही है उन राज्यों में ये किस प्रकार से लागू होगा उस चीज़ का उल्लेख किसमें किया गया है? आर्टिकल 243N में या ढ में किया गया है। इसमें एक बात तो ये कही गई कि पहले से चली आ रही व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लेकिन कब तक? जब तक कि उस राज्य सरकार, जिस राज्य में भी वो ग्राम पंचायत है जहाँ से पहले से कोई व्यवस्था चली आ रही है, उस राज्य की राज्य सरकार उस पंचायत को विघटित न कर दे। विघटित यानी कि उसको समाप्त न कर दे। कोई भी संवैधानिक या कोई भी बिल लाके उस पर्टिकुलर पंचायत को या उस जो भी सिस्टम चल रहा है उसको विघटित न कर दे, तब तक वो चलती रहेगी जो पहले से व्यवस्थाएं चलती आ रही हैं वो। या फिर इस सिस्टम को लागू हुए 1 वर्ष ना हो जाए, यानी कि 24 अप्रैल 1994, सिंपल सी बात। या फिर इस व्यवस्था को लागू हुए 1 वर्ष ना हो जाए। इन दोनों में से जो चीज़ भी पहले हो जाएगी वैसा हो जाएगा। कहने का मतलब जब सिस्टम लागू हुआ और तब के 2 महीने बाद यदि राज्यों ने वो जो सिस्टम चला आ रहा उसको ख़त्म कर दिया और संवैधानिक सिस्टम लागू कर दिया तो लागू हो जाएगा। और यदि कुछ भी नहीं किया, एज इट इज़ जो चलता आ रहा है वो चलता आ रहा है, तो वो 1 साल तक चलता रहेगा। और जैसे ही ये डेट आएगी 24 अप्रैल 1994 आएगा, 1 वर्ष पूरा होगा, उस दिन से ऑटोमेटिक फिर जो है क्या होगा, संवैधानिक सिस्टम लागू हो जाएगा, पुरानी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएगी, कुछ आंशिक रह जाएगी जिस पे भी राज्य सरकार अपना निर्णय देगी तब। अब हम पढ़ते हैं अगला आर्टिकल। अच्छा, इस आर्टिकल में भी क्या क्वेश्चन बन सकता है? इस आर्टिकल में हार्डली ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितने वर्ष तक रह सकती थी, इस प्रकार से। ठीक है, ये सारी बातें कही गई थी उस टाइम पे, 1993 के टाइम पे कही गई थी जब पहले से चली आ रही थी। उस केस में कही गई थी कि आपको 1 साल के अंदर अंदर जो है ना आपके सभी राज्यों में ये लागू होना चाहिए। उस केस की बात हो रही है ये सारी। अब अगला आर्टिकल आता है 243O। 243O को ण भी कहते हैं। ठीक है, ये किससे संबंधित है? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। निर्वाचन संबंधी मामलों में जो कोर्ट हैं वो इंटरफेयर नहीं करेंगे डायरेक्टली। कौन कौन से केस में इंटरफेयर नहीं करेंगे? पहला केस परिसीमन का, परिसीमन का केस है। दूसरा केस है सीटों का आवंटन। तीसरा केस है हार जीत। परिसीमन को समझते हैं। परिसीमन से ये मतलब है कि राज्य क्या करते हैं कि राज्य जो होते हैं वो अपनी अपनी ग्राम पंचायत का एक एरिया डिसाइड करते हैं कि इस ग्राम पंचायत, मान लीजिए ग्राम पंचायत ए है, तो इस ए ग्राम पंचायत में 3 गांव आएंगे, इस बी ग्राम पंचायत में 2 गांव आएंगे, इस सी ग्राम पंचायत में 4 गांव आएंगे। आपने देखा होगा किसी किसी ग्राम पंचायत में 1 ही गांव रहता है, किसी किसी ग्राम पंचायत में 2 गांव रहते हैं, किसी में 3 रहते हैं, किसी ग्राम पंचायत में 4 गांव रहते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं परिसीमन, की एरिया सिलेक्ट करना कि इस ग्राम पंचायत का एरिया इतना होगा, इस ग्राम पंचायत का एरिया इतना होगा, इस ग्राम पंचायत का एरिया इतना होगा, उसको वो कहते हैं परिसीमन।
तो इस केस को लेके भी कोई कोर्ट नहीं जा सकता है कि हमारा जो ये गांव है, इस गांव को इस पंचायत में होना था, आपने इधर क्यों कर दिया। ठीक है, इस चीज़ को लेके कोई कोर्ट नहीं जा पाएगा। तो एक चीज़ आप समझे, परिसीमन क्या होता है। परिसीमन मतलब क्या होता है, एरिया सेलेक्ट करना है ना, पर्टिकुलर एरिया पंचायत में सेलेक्ट करना है कि कौन सा एरिया किस क्षेत्र में रहेगा। दूसरा है सीटों का आवंटन। सीटों का आवंटन से मतलब है कि जो भी कैंडिडेट खड़े होंगे इलेक्शन में, उनका रिजर्वेशन जो होता है, सीटों का आरक्षण जो होता है कि जनरल के इतने खड़े होंगे, एससी के इतने खड़े होंगे, ओबीसी के इतने होंगे, एसटी के इतने होंगे, इस सिस्टम को लेके भी कोई कोर्ट नहीं जा सकता कि आपने ऐसा कम ज़्यादा क्यों किया, है ना। कब तक नहीं जा पाएंगे वो समझेंगे अपन। फिर है हार जीत का। मान लो इलेक्शन हो गए और उसके बाद कोई कैंडिडेट ये कहता है कि मतलब मुझे तो पहले मैं तो जीत रहा था, लेकिन मैं हार गया, आपके जो वोटिंग हुई इसमें मैं हार गया, आपने जो गणना करी इसमें हार गया, आपने गलत गणना करी है, मैं तो जीत रहा था, वहाँ पे मैंने सबसे पूछा कि मैं तो जीत रहा था और यहाँ आपने मुझे हरा कैसे दिया। ठीक है, इस प्रकार के आपने देखे होंगे बहुत सारे केस होते हैं जिनमें एक एक वोट, दो दो वोट, चार चार वोट, पाँच पाँच वोट, इससे हार जीत का अंतर रह जाता है। तो वैसे केस में भी कोई कोर्ट नहीं जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि किसी को कंप्लेन करनी है कि मुझे तो कंप्लेन करनी है क्योंकि गलत हो रहा है, मान लीजिए, तो फिर वो क्या करेगा, तो फिर वो कहाँ जाएगा, तो फिर वो एक याचिका लगाएगा। तो वो एक चुनाव याचिका लगाएगा, चुनाव याचिका लगाएगा। और कहाँ लगाएगा, उस राज्य के द्वारा, जिस राज्य में भी उसको याचिका लगानी है, उस राज्य के द्वारा मनोनीत कोई भी अथॉरिटी, हर राज्य एक अथॉरिटी चयनित कर देते हैं कि इलेक्शन के संबंधी मामलों के लिए, शिकायत के लिए हमारी ये अथॉरिटी डिसाइड की जाती है, जिसके पास आप आकर किसी भी प्रकार की जो है कंप्लेन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है वो राज्य विधानमंडल में अपनी कंप्लेन कर सकता है, या वो इलेक्शन पिटीशन लगा सकता है, लेकिन कोर्ट में नहीं कहाँ लगाएगा, किसी भी राज्य के द्वारा मनोनीत संस्था में जाके जो है अपनी शिकायत दर्ज करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब हम वो 16 आर्टिकल पढ़ चुके हैं। कौन सा 16 आर्टिकल, आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 ए, बी, और कहाँ तक आ गए ये आर्टिकल, आर्टिकल 243 ओ तक आ गए। तो ये 16 आर्टिकल जो कि पंचायती राज सिस्टम से संबंध रखते थे, इनको हमने आज पढ़ लिया है। इस वीडियो के इस पार्ट में आज हमने इसको ख़त्म कर दिया है। आपको यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप नोट्स बनाएंगे तो थोड़ी सी स्पेस रखना है इसमें, ताकि जब आगे आने वाले समय में और भी क्लासें इन्हीं आर्टिकल से आएंगी तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके साथ में होगी। और जो बात है ध्यान देने वाली वो ये है कि इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में ये उन 75 क्वेश्चन की PDF की लिंक है। जिन व्यक्तियों ने नहीं डाउनलोड करी है वो डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। अब लगभग वो सारे क्वेश्चन हम कर चुके थे, यानी कि 75 क्वेश्चन तक हमको जाना था तो हम कर चुके थे। उस PDF में जो क्रमांक दिए गए हैं उसके अनुसार आप जब क्वेश्चन को काउंट करेंगे तो वो 75 क्वेश्चन हैं, लेकिन उसमें आपको 83 भी नज़र आएगा। वीडियो PDF बनाते टाइम कुछ नंबरिंग मिस्टेक हुई है, लेकिन क्वेश्चन आपको 75 ही मानने हैं। बस मैं यहाँ पर उन क्वेश्चन के नंबर लिख रहा हूँ जो आपकी PDF में है। जैसे कि PDF में 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपकी जो PDF है 75 क्वेश्चन के, उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन, 42 नंबर का क्वेश्चन और ये 83 नंबर का क्वेश्चन 83। ये 3 क्वेश्चन जो है ये इससे संबंधित है। भारत नेट एक योजना है केंद्र सरकार की, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सभी ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड का कनेक्शन की कनेक्टिविटी देना। कुल मिलाकर इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना एक मोटिव है भारत सरकार का, और उस योजना को क्या नाम दिया गया है, भारत नेट परियोजना। भारत नेट परियोजना। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत नेट परियोजना क्या है, तो ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन चूज करना है, आपको सिलेक्ट करना है जिसमें ये लिखा गया हो कि ग्राम पंचायत में इंटरनेट की कनेक्टिविटी देना या ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी देना। ठीक है, क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है कि ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी देने के लिए कौन सी योजना प्रचलित है, तो आंसर क्या लग जाएगा, भारत नेट लग जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।